नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव में मिली हार बंगाल पर ममता की बड़ी जीत से ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है। और यही वजह है कि ममता इस हार को भुलाए नहीं भूल पा रही और अब वो भवानीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ममता ने भवानीपुर में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया और वो यहां तक कि जनता के एक एक वोट को कीमती बताकर उनसे किसी भी स्थिति में वोट करने की अपील कर रही हैं। बुधवार को इकबालपुर में अपनी एक रैली के दौरान ममता ने जनता से कहा कि मेरे लिए एक एक वोट जरूरी है। अगर आप ये सोचकर वोट नहीं करेंगे कि दीदी तो पक्का जीतेगी तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। अगर बारिश या तूफान भी आ जाए तो घर पर मत बैठे रहना, अपना वोट डालने जरूर आना, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकूंगी। आपको एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बता दें कि पिछली बार हार का दुख ममता बनर्जी को अब तक है और आज की चर्चा में हम इसी पर कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में उपचुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है और इसीलिए जनता से वो ये अपील कर रही हैं। अब अगर ममता हारती हैं तो वो सीएम नहीं रह पाएंगी। ये तमाम चिंताएं हैं ममता बनर्जी की। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉय चौधरी, नेता बीजेपी से, और सोफिया खान, टीएमसी से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल सोफिया जी आप ही से है। क्या ममता बनर्जी को अब ज़्यादा चिंता होने लगी है, इसीलिए वो ये कह रही हैं कि सभी को वोट डालने ही आना ही पड़ेगा और आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वोट जरूर डालना पड़ेगा? चिंता की बात नहीं है क्योंकि वो एक कैंडिडेट हैं, वो भवानीपुर से उठ रही हैं, वो उनको ये अब चार्जता जो है वो निभानी ही पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपील करना कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई अनोखा चीज है। जो भी कैंडिडेट होते हैं तो अगर वो अपील नहीं करती हैं तो इससे तो ये जनता में मैसेज जाएगा कि उनको अहंकार हो गया है। ये अलग बात है कि हम जानते हैं, जितने भी कर्मी हैं हम जानते हैं कि दीदी जो है बहुत ज्यादा मतों से वो जीतेंगी और इंशाल्लाह वो जरूर जीतेंगी। लेकिन फिर भी दीदी जो है वो चूंकि एक कैंडिडेट हैं, वो उठ रही हैं इलेक्शन के लिए, वोट मांगती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मुझे पता है कि जनता जो है अगर दीदी वोट नहीं भी मांगती तो भी जनता जो है उनका प्यार निछावर करती, जैसा कि उन्होंने इस इलेक्शन में, इस पूरे चुनाव में जो है जिस तरह का प्यार मिला है दीदी को, जिस तरह के वोट से, जितने भारी मतों से दीदी जीती है। मेरा ये मानना है, मेरा क्या हम सबका यही मानना है कि सारे जितने भी कैंडिडेट थे उनका जो मुख्य चेहरा था वो दीदी का ही था। दीदी को देख के ही लोगों ने जो है वोटिंग की थी और इतना ज्यादा बहुमत के साथ दीदी जीती हैं। तो इस बार भी दीदी जरूर जीतेंगी। और दीदी जो अपील कर रही हैं, क्योंकि वो दीदी देखिए, दीदी एक जो लीडर है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है। दीदी जो है वो आम जनता में ही अपने आप को मानती हैं और आम जनता जैसा भाषा का भी वो प्रयोग करती हैं। आम जनता से बहुत ज्यादा वो कनेक्ट रखती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों से अपील कर रही हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी वार्ता है कि वो लोगों से इस तरह से अपील कर रही हैं। बाकी हम सब जानते हैं, यहाँ तक ये भाजपा भी जानती है कि दीदी को इस सीट से कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। और वाकई दरअसल सवाल इसलिए पूछ रहा मैं कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जरूर से जरूर वोट डालना है। अगर आप ये सोचें कि दीदी जीत जाएंगी तो ये आपकी गलतफहमी होगी, इसीलिए आप वोट डालें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लग रहा है कि मुकाबला भारी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जैसा मैंने अभी कहा कि दीदी की उदारता है कि वो लोगों से अपील कर रही हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वो कैंडिडेट हैं और ये क्योंकि वो खड़ी हो रही हैं इलेक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है उनका वोट मांगना बिल्कुल भी सामान्य सी बात है। और दूसरी बात है कि हम जहाँ देखें कि क्योंकि उनके अपोजिशन में प्रियंका सिब्बल जी जो है वो खड़ी हो रही है भाजपा से, और हमने ऑलरेडी देखा कि प्रियंका सिब्बल कोई नया चेहरा नहीं है। ऑलरेडी प्रियंका सिब्बल जो है दीदी के कदमे से सिपाही के साथ वो हार चुकी हैं, वो भी भारी मतों से वो हार चुकी हैं, बहुत ज्यादा वोटों से वो हार चुकी हैं। तो चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, दीदी जो है वो लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। दीदी ये बताना चाहती हैं कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, एक साधारण लीडर हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ जो एक चुनाव में खड़े होने की इच्छा रखती हूँ और वो लोगों से अपील कर रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि दीदी डर गई है या दीदी ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी नहीं डरी है। दीदी का ये बड़प्पन है, ये उदारता है दीदी की, बिल्कुल ये समान आम इंसानों वाली एक सोच है, इसीलिए वो इस तरह का अपील कर रही है। चलिए जय साहब,
आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम प्रचार शुरू हो चुका है और उसके बाद जब इस तरह की भावभीनी जो अपीलें की जाती हैं कि भावुकता वाली अपील कि मुख्यमंत्री अगर मुझे बने रहना है तो आपके वोट जरूरी हैं, नहीं तो कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे सिंपैथी गेम है ये, पब्लिक से सिंपैथी लेने के लिए कि हाँ आप ये मुझे वोट नहीं करोगे तो मैं हार जाऊंगा, कोई दूसरा आएगा, तो उस सिंपैथी के लिए ही ऐसी बोल रही है। और कहीं हद तक उन्हें ये अब लगने लगा है कि बीजेपी जो है उनको भवानीपुर में किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरत रही है और पूरी टक्कर दे रही है। देखिए उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था नंदीग्राम में वो टूट गया, तो अब किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस क्या करी, अपना बड़े बड़े दिग्गज को, उनकी जितनी बड़े दिग्गज हैं सभी दिग्गजों को वो भवानीपुर में लगा दिए हैं। और अभी उन्होंने भाप लिया है कि जनता जनार्दन जो है कुछ हद तक उनसे अभी से परेशान हो गया है, अभी से परेशान हो गए हैं। क्योंकि ये 2-3 दिन पहले बारिश आई थी, वो बारिश का पानी अभी भी पूरा कलकत्ता में चारों तरफ फैला हुआ है और पानी उतरा नहीं है। इससे यहाँ की पब्लिक में कुछ हद तक नाराजगी है। और उस नाराजगी को इवन की जहाँ पे इकबालपुर में वो बोली है, उनका उससे पहले दिन का इकबालपुर में रैली कैंसिल ही हुआ था कि वहां पे पानी जमा हुआ था। और ममता बनर्जी की रैली हो उसके बाद वाले दिन में इसलिए बड़ी बड़ी जेन से ला करके पंप से ला करके वहां से पानी उतारा गया किसी हद वहां घर से। तो वहां की जनता में उनके लिए ये है कि हाँ इतने दिन हो गए, 5-15 साल 12 साल हो गया, फिर भी अभी भी मैंने कोलकाता का हाल ये है। बोल रही थी दीदी कि कोलकाता को लंदन बनाएगी, अब लंदन तो नहीं बना, हाँ वेनिस बन गया जरूर। तो यही है कि ममता को लग रहा था कि ये आराम से जीत जाएगी, एक तरफा जीत होगी उनकी भवानीपुर में। और वो बीजेपी का जो कैंपेन है हमारा, जो हर एक घर घर पहुंचना है, हम जिस तरह से भवानीपुर में उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उनसे उनको लगने लगा है कि कहीं नंदीग्राम की जो घटना हो वो भवानीपुर में फिर से न दोहरा जाए। और इसलिए, और अभी भवानीपुर के लिए तो उनके पास अभी पीके भी नहीं है, प्रशांत किशोर भी नहीं है, उनको खुद से लड़ना पड़ रहा है। तो एक तरह से वो सदमे में है, एक डर है उनके मन में कि कहीं नंदीग्राम जो है यहाँ पे रिपीट न हो जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोग चाहते हैं, परेशान हो गए हैं, बदल भी देंगे तो भी सरकार तो उनकी ही बननी है। नहीं, सरकार उनकी रहेगी। आप यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ पे तृणमूल माने ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी मतलब तृणमूल। आप देखिए वो हार गई फिर भी वही सीएम बनी है। वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस में एक ही लीडर है और सब जितने सारे हैं सब लैंप पोस्ट है। वहाँ पे एक पोस्ट है ममता बनर्जी का, वही चेयरमैन है तृणमूल कांग्रेस की, वही सीएम है, वही तृणमूल कांग्रेस की सारे सरवा है। उनके सिवा ममता बनर्जी के सिवा तृणमूल कांग्रेस में किसी की कोई औकात नहीं है, किसी की कोई चलती नहीं है। तो देखिए जिसके लिए वो हार गई फिर भी वही बनी। दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं होता। गणतांत्रिक तरीके से जो जीतता है, जीते हुए एमएलए को लेकर मीटिंग करके एक को बनाया जाता है। ये ममता बनर्जी है कि वन मैन आर्मी है, वन मैन पार्टी है। उनको इसलिए लगता है कि यदि हार गई तो फिर से उनकी किरकिरी हो जाएगी और उनको रिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए वो अब डरी नहीं है। और बिल्कुल प्रियंका के लिए भी बीजेपी उतनी मेहनत कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जी, हम हर एक घर पहुंच रहे हैं, हमारे भी बड़े बड़े लीडर भी उतरे हुए हैं, मैं खुद वहां पर डटा हुआ हूँ। हम किसी भी घर में नहीं चाहते हैं कि चूक हो जाए हमसे, हर घर में पहुंच जाते हैं कहाँ पे हम गलती हुई है, हम क्या कर सकते हैं भवानीपुर के, वो क्यों चली गई, हम सब जा रहे हैं जनता के पास। अब जनता जाना करेगी, बस उनको कई चक्कर मिल रही है, उनको मालूम चल रहा है, चल गया उनको वहां पे। चलिए सोफिया जी, अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर एक निशाना साधा है कि ममता बनर्जी की स्थिति अब ठीक नहीं है, खास करके भवानीपुर में। पहले की स्थिति हो सकता है अलग हो, लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं है और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी खुद पूरी तरह से एक कैंपेन लेकर के उतर रही हैं। सबसे
पहले मैं अमित जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने खुद ही अपनी बातों में ये बता दिया है कि ममता बनर्जी जो है वन मैन आर्मी है, ममता बनर्जी जो है वही तृणमूल का चेहरा है, तृणमूल मतलब ममता बनर्जी मतलब तृणमूल। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये बात आपको समझने के लिए। ये हम जितने भी कर्मी हैं, जितने भी टीएमसी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, ये बात को हम मानते हैं और आप लोग ने भी ये बात मान ली, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बात को मानते हैं कि ममता बनर्जी ही तृणमूल है, तो इसका मतलब है कि जितना भी यहाँ पर जितनी भी सीटें आई हैं बंगाल में, जितनी भी बहुमत से हमने जीती है वो ममता बनर्जी जीती है, या आपने अपनी बातों में ही कह दिया। तो इसका मतलब है कि एक सीट दीदी के लिए जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक बात है कि ये औपचारिकता है, हमें पता है कि एक फॉर्मेलिटी है जिसके लिए दीदी को यहाँ पर चुनाव के लिए उठना है। और देखिए, मैं पिछली इतिहास में नहीं जाना चाहती कि दीदी क्यों हुआ नंदीग्राम में, ठीक है, उसके बारे में मुझे जाना भी नहीं है, मैं कई बार ये बातों को रख चुकी हूँ कि क्या हुआ था, उसके बारे में हमको देखना ही नहीं है। बाकी ममता बनर्जी जो है यहाँ पर भी बहुमत के साथ जीत रही हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम ममता बनर्जी के सामने किसी भी ऑपोजिशन को, किसी भी लीडर को हम देख ही नहीं सक रहे हैं। हमें नजर नहीं आता, हमें क्या बंगाल की जनता को, भवानीपुर की जनता को और कोई नजर नहीं आता है। XYZ कोई भी खड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे सुन पा रहे हैं, XYZ कोई भी खड़ा हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है आप लोगों को भी कोई ना कोई कैंडिडेट देना ही था। आपको अगर इतना ही ज्यादा भरोसा था तो आप लोग एक बड़े बड़े नेता दे सकते थे, आप बड़े लीडर ला सकते। जिस तरह से आप लोगों ने इस इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जिस तरह से आप लोगों ने सांसद को उतार दिए, यहाँ तक कि आप लोग जो अपने सांसदों को यहाँ पर ले आए लड़वाने के लिए, तो इस बार क्या हुआ, आप लोगों ने अपनी हारी हुई कैंडिडेट को क्यों दिया इस बार? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये जान लिया है कि आप लोग की हार जो है वो तय है और दीदी के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। इसलिए दीदी के सामने शायद आप लोगों ने अपनी एक छोटी दीदी को ले आए, ताकि अगर वो हारती भी है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी हारी हुई सिपाही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता है। जनता देख रही है, जनता जानती है। और आपने जैसा आपने कहा कि तृणमूल मतलब भी ममता बनर्जी, ये हम जानते हैं कि ममता बनर्जी के अंदर एक ऐसा पावर है, एक ऐसा लॉ है, उसको देखकर लोग ये आकर्षित होते हैं कि ममता बनर्जी एक ग्राउंड लेवल की कर्मी है। हम उनको लीडर भी नहीं कहेंगे, वो खुद को भी कर्मी मानती हैं, हमारे लिए वो लीडर हैं, लेकिन जनता के लिए वो कर्मी हैं। ग्राउंड लेवल में वो लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, लोगों के पास खड़ी रहती हैं, वो कोई भी दुविधा हो। आप कोरोना काल में उठाकर देख लीजिए, पिछले साल क्या हुआ था 2020 में, जब कोरोना बिल्कुल नया था, हम सबके लिए नया था। उस वक्त जो है लोगों की जानें जा रही थी, लोग जो है क्वारंटाइन कर रहे थे, लोग जो है आइसोलेट कर रहे थे, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, यहाँ तक कि जो युवा पीढ़ी है वो लोग भी छुपे हुए थे। लेकिन वो इतने ज्यादा 65 वर्षीय होने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल में थी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी। ये लोगों ने देखा है। ये मैं जुबानी बात नहीं कह रही, मैं जुमलों की बात नहीं कर रही हूँ। लोगों ने टीवी में देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि वो कितनी निडर हैं, लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को जो है किसी भी तरह से कोई भी हराना तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई टक्कर भी दे सकता है। और दूसरी बात क्योंकि ये फॉर्मेलिटी, मैं बार बार कह रही हूँ, ये फॉर्मेलिटी है, ये औपचारिकता है। तो जाहिर सी बात है हम जितने भी लोग हैं उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं वो उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, दीदी खुद भी कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि दीदी के अंदर कोई घमंड नहीं है। जिस प्रकार से आपके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको एक अहंकार है, उनको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, जनता जनार्दन है। जनता अगर जान जाएगी किसने जुमला दिया है, किसने कथनी करी है और किसने करनी करी है, एक बार जनता अगर ये रियलाइज कर ले, जनता जो है अब गोबर से और अंधभक्तों से और आप कह सकते हैं कि इस तरह के जुमलों से जनता बाहर निकल चुकी है। हिंदू मुसलमान से भी जनता फेडअप हो चुकी है। आपकी राजनीति जो है कुछ दिनों की थी, कुछ सालों की थी, अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमने बंगाल में दिखाया है कि बंगाल ने आपको नकार दिया है। अगर आपको इतना ज्यादा यकीन था कि आप लोग बंगाल में जीत रहे हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री की रैली नहीं करनी पड़ती, आपको गृह मंत्री को लाना नहीं पड़ता, आपको सांसद भी उतारने पड़ते। अगर आप में इतना ही दम था तो आप लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश जाकर वहां से भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी वहां से लोगों को प्रभावित करने के लिए। शायद छोड़िए, जो हुआ जनता ने जवाब दे दिया है। ये बाकी रह गई है, फॉर्मेलिटी रह गई है। अब जनता जो है सीधे फिर से मुंह तोड़ जवाब देगी और आप लोग जो है मुंह की खाएंगे। चलिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सबसे पहले बोल दूं कि हमारे लिए बीजेपी के लिए कोई भी कार्यकर्ता छोटा नहीं होता। हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी प्रदेश का मुखिया बन सकता है, हेड बन सकता है, राज्य
स्टेट प्रेसिडेंट बन सकता है, जो पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा। इससे पहले भी दिलीप घोष को हमने एक कार्यकर्ता थे, वहां से उनको बनाया था। तो बंगाल में हमारे बीजेपी में जो गणतंत्र है, ये गणतंत्र मैडम, ये गणतंत्र जो है और किसी पार्टी में नहीं है। आपके यहाँ खाली ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इस दो व्यक्ति को छोड़ करके और कोई व्यक्ति बताइए हाँ किसी की कोई औकात है या कोई मुखिया बन सकता है? कोई नहीं बन सकता है। पहली बात सुन लीजिए, आपने इसीलिए बोला, मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता है और अभी भी वो अपने को बीजेपी का कार्यकर्ता मानते हैं। इसी कार्यकर्ता के लिए जहाँ जहाँ चुनाव होता है प्रधानमंत्री आते हैं। ये कोई नहीं प्रधानमंत्री क्यों, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं। पार्टी का हमारे लिए पार्टी का डेजिग्नेशन जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी का हमेशा बना रह सकता है। कार्यकर्ता का जो पद होता है वो कभी नहीं जाता हमारी पार्टी में, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री आए थे और बड़े बड़े नेता आए थे, इसलिए कि हम लोग किसी भी स्टेट इलेक्शन को, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, हम लोग किसी भी इलेक्शन को छोटा नहीं आते। और रहा बात प्रियंका की, इसी प्रियंका ने आप लोगों को आंख खोल दिया है कि आप लोगों ने पोस्ट इलेक्शन वॉयलेंस में बंगाल की जनता के साथ, बंगाल में विरोधी जनता के साथ, बंगाल की विरोधी पार्टियों के साथ आपने क्या किया है। आपने आपको हाईकोर्ट में उन्होंने बताया है कि बंगाल की हालत आपने क्या कर दिया है। इसी प्रियंका ने केस करने पे, इसी प्रियंका के कोर्ट केस करने पे आज बंगाल में सीबीआई इंक्वायरी हो रही है पोस्ट वायलेंस पे। आप किसे छोटा करते हो? हमारे लिए हर कार्यकर्ता जो है, हर कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता होता है। आपके लिए एक कार्यकर्ता मतलब ममता बनर्जी मतलब अभिषेक बनर्जी, हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा हर पार्टी का, हमारा हर डेजिग्नेशन होता है, उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। आप अपना बताइए, आपकी पार्टी में कौन सा गणतंत्र है? कौन सा गणतंत्र बताइए आपकी पार्टी में जो एक व्यक्ति 3 साल से ज्यादा आपके सूर्य नहीं बैठा हुआ है? एक बताइए, एक आपकी पार्टी में कोई ऐसा बताइए गणतंत्र है क्या? आपकी पार्टी में वन मैन आर्मी है। जिस दिन ममता बनर्जी हार जाएगी, तृणमूल जो है वो पार्टी नहीं रह पाएगा, तृणमूल का दल ही उठ जाएगा। ये बात आपको पता नहीं। ये हो जाएगा कि इतिहास में वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए तृणमूल कांग्रेस पार्टी इन बंगाल, ऐसा लिखा हुआ आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पार्टी में पहले गणतंत्र लाइए, पार्टी में गणतंत्र प्रतिष्ठा करिए। ममता बनर्जी को छोड़ करके, अभिषेक बनर्जी को छोड़ करके और किसी नेता को आप लोग सामने थाली लाइए, सामने लाइए, सब जाके बात करिएगा। हमारे लिए हर कार्यकर्ता जो है मोदी है, हमारा हर कार्यकर्ता है नरेंद्र मोदी है, हमारा हर कार्यकर्ता अमित शाह है, हमारा हर कार्यकर्ता जेपी नड्डा है। और आज आपकी भवानीपुर की आज भवानीपुर में सुन लीजिए, सोफिया जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं सुना, सारी जनता सुन रही है आपको, आप भी सुन लीजिए। आज भवानीपुर में आप लोग सोचे थे एक तरफा जीत होगी आपकी, ममता बनर्जी कर देंगे एक तरफा होगी। हमने आपको कड़ी मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए ममता बनर्जी को ये बोलना पड़ गया है कि आप लोग भी वोट नहीं देंगे, मैं हार जाऊंगी। आदमी ये बात कब कहता है जब उसे अंदर से दिल में कहीं महसूस होने लगता है कि हाँ मैं हार भी सकती हूँ, तब ये आदमी के अंदर से बात निकलता है। और भवानीपुर में कहीं नंदीग्राम जैसा हाल नहीं हो जाए, ये आप लोग देखिए, किसी हाल में रोकिए कि ममता बनर्जी जीत जाए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो भवानीपुर जो है नंदीग्राम का हाल हो जाएगा। और अरे एक बात तो हमारे बड़े नेता ने हराया, हर बार से वही हारेंगे, इसलिए हमने नया चेहरा दिया है। इसलिए हम प्रियंका सुविधा बता रहे हैं कि दीदी को कई टक्कर दे, और आप निश्चिंत रहो, दीदी की जो है जीत मुश्किल है। यहाँ पे भवानीपुर जीत मुश्किल है, भले हो मंदिर हुए, मस्जिद में माथा टेके, गुरुद्वारा माथा टेके, उनके लिए ये मुश्किल है यहाँ पे बंगाल में। जनता ने यहाँ भी 3 मई को आपको सीधे जवाब मिल जाएगा। जवाब देने के लिए जनता बैठी है, कॉन्फिडेंट है। और जिस तरह से इतना महत्वपूर्ण चुनाव है ये, में जनता ने जवाब दिया था। फिर से आप खुद सोचो ना कि आपके नेतृत्व के दिल में
आपके नेत्री के दिल में ऐसा डर बैठा हुआ है, उन्हें इकबालपुर में, उन्हें पता है कि इकबालपुर में ये बात है भवानीपुर नहीं बोली, वो भवानीपुर के एक अंश में इकबालपुर से है जहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है। इकबालपुर में जहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है वहाँ जाके आप लोग वोट नहीं करोगे, मैं हार सकती हूँ, आपको कोई दूसरा भी कौन सी मिलेगा। ये इमोशनली उन्हें समझाया गया है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं खाली मैं ही हूँ जो तुम्हें रक्षा कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हारा सुरक्षा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बताओ। ये उनको एक बार बोलना पड़ा है। कहीं हद तक ये मानिए आप लोग कि एक आप लोग ये दहशत में हो कि कहीं पे भवानीपुर में नंदीग्राम की जो है वो दीवान हो जाए। चलिए जॉय साहब, देख लीजिए, जनता जनार्दन सब समझ रही है, सब देख रही है। बिल्कुल जॉय साहब, फिर अगर ऐसी बात है, भवानीपुर का बड़ा महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई जीता हुआ कैंडिडेट वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? देखिए, एक बात तो हमारे बड़े लीडर उनको हारे हैं और कितने बार हारेंगे, वही लीडर कितने बार हारेंगे। इसलिए जो प्रियंका केजरीवाल जो है हमारी उभरती हुई नेत्री है। आप देखोगे कि हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर कैबिनेट फाइल करी थी, सीबीआई इंक्वायरी की और उनकी सुप्रीम कोर्ट से वो सुनवाई हुई है और वो हमारे युवा मोर्चा की उभरती हुई नेत्री है। हम उन्हें एक नया चेहरा से टक्कर देना चाहते थे कि हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा जो है हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, हमारा हर कार्यकर्ता अमित शाह है, हमारा हर कार्यकर्ता जेपी नड्डा है, ये उन्हें दिखाने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अगर वहां से बीजेपी चुनाव हारेगी तो आप ये चीज स्वीकार करेंगे कि मोदी जी हार गए? देखिए, आज जब हमारी बंगाल में हार हुई है तो क्या केंद्रीय मंत्री ने नहीं बोला कि हाँ हमारी गलती हुई थी, कहीं से हम लोग चूक गए हैं। हार तो हार होती है, जीत तो जीत होती है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हमारा हर कार्यकर्ता अमित शाह है, हर कार्यकर्ता मोदी है, अगर आपके उपचुनाव में अगर आपकी कैंडिडेट प्रियंका हारती हैं तो आप ये चीज स्वीकार करेंगे कि मोदी हार गए हैं ममता से? मैं ये बोलूंगा कि हाँ, भवानीपुर जनता ने तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया है, भवानीपुर जनता ने तृणमूल कांग्रेस को चाहा है, मोदी को हरा दिया है, लेकिन ये ममता ने मोदी को हरा दिया है, ये चीज स्वीकार करेंगे आप? मैं तो ये संभावना तो आपको 2 तारीख को 30 तारीख के बाद मालूम चलेगा। उससे पहले तो दीदी के दिल में जो डर है, ये डर अच्छा है, उनके मन में जो डर बैठा है वो डर अच्छा है कि कहीं फिर से नंदीग्राम न हो जाए। चलिए, अमित जी के पास जवाब नहीं है कि अगर प्रियंका जी हारती हैं तो मोदी जी हार गए, ये जरा कहने में आपको शर्म आ रही है। आपने अभी कहा ना कि आपके सारे कार्यकर्ता जो हैं वो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, जाहिर सी बात है कि बंगाल के जनता ने 200 से ज्यादा हमारे हर कार्यकर्ता हमारे हर कार्यकर्ता है, इसीलिए एक साधारण कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट बन सकता है, जो कि तृणमूल कांग्रेस में संभव नहीं है। क्या आपके बारे में संभव है? क्या आपने परिवारवाद के तौर पे कुछ किया? क्या आपने परिवारवाद से उसके क्या किया? आज हमारा एक छोटा कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। आपके तृणमूल कांग्रेस में ये पॉसिबल है क्या? आप भी पश्चिम बंगाल में बनाए थे, आप भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चेयरमैन थी, किसी को बनाए थे? ऐसे आपने पहले अपने गिरेबान में झांकी, सोफिया जी पहले अपने गिरेबान में झांकी, पहले अपने गिरेबान में झांकी, फिर बताइएगा। आप पश्चिम बंगाल के कितने पार्टी हो, एक राज्य में हो, पहले बाहर निकलिए और 1-2 राज्य में आइए, फिर मालूम चलेगा। 1-2 राज्य में आइए, फिर मालूम चलेगा। अभी तो एक राज्य जीते हो, अभी अरे बाबा एक में जीते हो ना आप लोग। आपके खाली पश्चिम बंगाल के बाहर तो आपका कोई सोच नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाहर आइए, फिर बीजेपी के बारे में सोचिएगा। बीजेपी के बारे में सोचने के बहुत सारे नेता है। प्राइवेट में जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका घोटाला कौन बताएगा? बताइए। आपने कहा था कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? बताइए ना, आप बताइए। बहुत कुछ है ये तो। अरे उसके लिए सब बैठा हुआ है, उसके लिए वहाँ पे वहाँ संसद में बैठा हुआ है। संसद आपके जो भी राज्यसभा के, आपके जो भी लोकसभा के सांसद है, वो संसद में प्रश्न पूछेंगे, वो तो संसद में पूछेंगे प्रश्न। आप उसके लिए छोड़ दीजिए। आप पहले भवानीपुर में आइए कि ममता बनर्जी को क्यों कहना पड़ा। आप पहले भवानीपुर में आइए कि ममता बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ा कि आप लोग मुझे वोट नहीं करेंगे तो मैं हार सकती हूँ, ये क्यों कहना पड़ा? आप इसे जस्टिफाई करिए। आप सबसे पहले इसे जस्टिफाई करिए, ममता बनर्जी को क्यों कहना पड़ा कि आप लोग मुझे वोट नहीं करेंगे
चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आप लोग हमें वोट करिए, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। ये चलिए। क्यों कहना पड़ा, ये क्यों कहना पड़ा? चलिए वो चौधरी सोचिए। साहब, सोफिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन भवानीपुर में अब ममता बनर्जी थोड़ी सी भावुक दिखाई दी। दरअसल ये उपचुनाव है और ममता बनर्जी के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।